जयती विश्वास, सहायक प्राध्यापक हिंदी। आज जिस विषय पे मैं व्याख्यान देने वाली हूँ वह है BA, BCom, BSc के आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत कथन की शैलियाँ। कथन की शैलियाँ, इस विषय पर हम बात करने से पहले मैं आपको कथन और शैली दो अलग अलग चीज़ों के विषय में बताना चाहूँगी। कथन का तात्पर्य होता है जो कहा जाए वह कथन है। कहने का तात्पर्य यह है कि कथन की मुख्य दो शैलियाँ होती हैं, एक लिखित शैली और एक मौखिक शैली। मौखिक शैली की बात ही हम यहाँ पर करेंगे, उसे मौखिक शैली को ही कथन की शैलियाँ कहा जाता है। तो लिखित शैली के अंतर्गत हम बात करें तो औपचारिक और अनौपचारिक शैलियाँ होती हैं, अति अनौपचारिक शैली होती है। तो आपका जो पाठ्यक्रम है वह कथन की शैलियाँ हैं। तो कथन का तात्पर्य तो आप लोग समझ गए होंगे। कथन भी मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कथन और एक है अप्रत्यक्ष कथन। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। शैली शब्द से आप लोग परिचित होंगे। शैली के अनेक पर्यायवाची हैं भाषा में। शैली के अंतर्गत जिसे हम ढंग, रीति, तरीका, स्टाइल अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये शैली के विभिन्न पर्यायवाची शब्द हैं। तो इन शब्दों से आप लोग परिचित होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि शैली जो होती है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग शैली होती है। व्यक्ति की अपनी शैली जो होती है वह व्यक्तित्व का परिचायक होती है। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही वह करता है और वैसे ही वह दूसरों के साथ व्यवहार करता है। तो विद्वानों ने शैली की अनेक परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। एक परिभाषा मैं यहाँ पर आपके सामने बोर्ड में लिख कर प्रस्तुत की हूँ। शैली उस कलापूर्ण साधन का नाम है जो रमणीय, आकर्षक और प्रभावोत्पादक रूप में रचना के समस्त सरस तत्वों की अभिव्यक्ति में अभिनव तथा उचित शक्ति का संचार करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैली जो है वह कलापूर्ण साधन का नाम है। कलापूर्ण साधन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो व्यक्ति जिस शैली में अपनी बात कहता है वह उस व्यक्ति की व्यक्तित्व में शामिल हो जाता है और वह धीरे धीरे आदत में शामिल हो जाता है और वह उसकी अभिव्यक्ति का साधन हो जाता है। रमणीय और आकर्षक प्रभावोत्पादक रूप में रचना के समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति करता है। तो रचना के समस्त जो रमणीय, आकर्षक और प्रभावोत्पादक रूप में रचना के समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति में अभिनव तथा उचित शक्ति का संचार करती है। तो यहाँ पर आकर्षक का मतलब होता है जो सुनने में अच्छा लगे, वह आकर्षक होता है। यदि आप किसी बात को किसी से कह रहे हैं, अपना काम किसी से करवाना चाहते हैं, परंतु यदि आप उसको डांट कर बोलेंगे, आप उसको क्षमा चाहती हूँ, यदि आप किसी व्यक्ति से कोई काम कराना चाहते हैं और उसको आप यदि डांट कर बोलेंगे या आप उग्र होकर बोलेंगे या फिर आप घमंड से भरे हुए वाणी में बात करेंगे, तो आपका जो प्रभाव है वह उस व्यक्ति पर, जिससे आप काम कराना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति पर आपका प्रभाव कम पड़ेगा। आकर्षक का तात्पर्य यही होता है कि सामने वाले को अच्छा लगना। प्रभावोत्पादक जो आकर्षक होगा वह दूसरों पर प्रभाव अवश्य ही डालेगा। और सरस तत्व, सरस का तात्पर्य होता है ऐसी वाणी और ऐसी भाषा का हमको प्रयोग करना चाहिए जिससे कि जो आप बात कह रहे हैं वो उस विषय की सारी बातें हम उस व्यक्ति तक पहुंचा सकें। इस प्रकार अभिनव का तात्पर्य होता है अपने आप में एक नई शैली को विकसित करना। मतलब जो घिसी पिटी जो शैलियाँ होती हैं, दूसरों को देख के हम जो नकल करते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। हमारी अपनी एक शैली निर्मित होनी चाहिए। और इस प्रकार यदि हम अपनी बात कहने के लिए आकर्षक, प्रभावोत्पादक और सरस तत्वों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारी शैली जो है वह निस्संदेह दूसरों तक संचार का माध्यम बनेगी और उससे कार्य भी क्या होंगे, हमारे पूर्ण होंगे। तो शैली का तात्पर्य आप लोग समझ गए होंगे। शैली जो होती है वह व्यक्तित्व का परिचायक होती है और शैली में हम अपनी मतलब हमारे जो
परिधान है, हमारी जो भाषा है, हमारे जो विचार हैं, वो हमारे व्यवहार में दिखता है, वह वही शैली है। सबकी अपनी अपनी शैली होती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके हमारे महाविद्यालय में जितने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सबकी अपनी अपनी शैली होती है। कोई बहुत आकर्षक शैली में आपको व्याख्यान देता है, कोई सामान्य शैली में देता है, किसी किसी की शैली आपको शायद पसंद भी ना आती हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शैली होती है और हर व्यक्ति को ये चाहिए कि वह अपनी शैली को आकर्षक बना के रखें। शैली के प्रमुख तत्व हैं। तो शैली के प्रमुख तत्वों के विषय में मैं आपको बताऊं, ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है, अनुच्छेद है, प्रकरण है, अर्थबोधन है और विराम चिन्ह है। तो शैली, जैसे मैंने आपको बताया, हम कथन की शैलियाँ पढ़ रहे हैं। कथन का तात्पर्य होता है जो कहा जाए, जो हम अपनी बात से दूसरों को अपने विचार से अवगत कराएं, वो हमारी कथन शैली है। तो स्वाभाविक है कि ध्वनि कैसी होनी चाहिए। ध्वनि का तात्पर्य होता है, ध्वनियों से क्या बनते हैं, स्वर और व्यंजन बनते हैं। व्यंजन से क्या होता है, शब्दों की रचना होती है। शब्दों से शब्द समूहों की रचना होती है और शब्द समूह जब व्याकरणिक दृष्टि में नियोजित हो जाते हैं, जब उनका विन्यास किया जाता है, तब हम वाक्य की रचना करते हैं। वाक्य के समूह को अनुच्छेद कहते हैं और एक पूरे अनुच्छेद में हम एक पूरे प्रकरण को, प्रकरण का तात्पर्य होता है विषय, है ना। तो किसी विषय को, किसी संदर्भ को, किसी प्रसंग को हम पूर्ण रूप में तब कह पाते हैं जब हमारी ध्वनि उपयुक्त होगी, हमारे शब्द अच्छे होंगे, हमारे वाक्यों का विन्यास अच्छा होगा, जिससे अनुच्छेद बनेगा और एक पूरे अनुच्छेद के माध्यम से हम अपने भाव या विचार को, जिस विषय में हम बात करना चाहते हैं, वो पूर्ण होगा। इसके माध्यम से ये जो तत्व हैं, उनके माध्यम से अर्थबोधन होता है, अर्थात जो वक्ता कह रहा है, श्रोता भी उसको उसी रूप में ग्रहण करता है, वह अर्थबोधन कहलाता है। इसके लिए हमको विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। विराम चिन्ह आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे। विराम चिन्ह होते हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, अवतरण चिन्ह, सामासिक चिन्ह, योजक चिन्ह, वियोजक चिन्ह, बहुत सारे चिन्ह हैं हिंदी भाषा में। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो विराम चिन्हों के माध्यम से हम अपनी बात को बहुत प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये है शैली के तत्व। शैली के जो सामान्य गुण हैं, हम विशेष रूप से विवरणात्मक शैली, मूल्यांकन परक शैली, विचारात्मक शैली, एक शैली जो है वह व्याख्या परक शैली। ये इन शैलियों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है, परंतु शैली की जो सामान्य विशेषता है उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सरलता। सरलता का तात्पर्य यह होता है कि जिस बात को वक्ता जिस अंदाज में प्रस्तुत करना चाहता है, श्रोता भी उसे उसी रूप में सुन सके, उसको समझ सके, उसके अर्थ को ग्रहण कर सके, वह उसकी सरलता होती है। स्वच्छता का तात्पर्य यहाँ पर हम ये लगाते हैं कि किसी बात को करने के लिए हमको गोलमाल बात नहीं करना चाहिए, सीधे सीधे बातों को हमको करने की कोशिश करना चाहिए। जब हम शैलियों की प्रकारों की चर्चा करेंगे, तब स्वच्छता की बात मैं आपको बताऊंगी कि किसी एक विषय के अंदर हमको दूसरा विषय समाहित नहीं करना चाहिए, जिससे क्या है, श्रोता जो है समझने में दुविधा या फिर दुविधा महसूस कर सकता है, या फिर उसके लिए वह अस्पष्ट हो सकता है। तो स्वच्छता के साथ स्पष्टता का भी संबंध यहीं पर जुड़ता है कि जो विषयगत स्वच्छ होगा, वह अपनी बात को कहने के लिए स्पष्ट भी होगा। प्रभावोत्पादकता। प्रभावोत्पादकता का तात्पर्य यह होता है कि आप लोगों ने किसी विषय को लेकर कम से कम, जैसे मैं बात करूँ हिंदी साहित्य पर, तो यदि आप प्रेमचंद की कोई कहानी है, प्रेमचंद की यदि आप कहानी पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो कोई व्यक्ति पढ़ता है तो आपको ऐसा लगता है, अरे कितनी अच्छी कहानी है, कितना प्रभावोत्पादक है, प्रेमचंद कितना अच्छा लिखते थे, ग्रामीण समाज के लिए पारिवारिक रिश्तों को उन्होंने कितने अच्छे से व्यक्त किया है। परंतु उसी कहानी को यदि कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ता है, तो आपको थोड़ी
कि ये कैसी कहानी है जिसमें उतार चढ़ाव कुछ नहीं है, सीधा सीधा जो श्रोता वक्ता है उसको पढ़ता चला जा रहा है। तो प्रभावोत्पादकता का तात्पर्य यही होता है कि हमारी जो शैली होती है वो कैसी होनी चाहिए, प्रभाव उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए, बिल्कुल सरल और सामान्य विषय होगी, वह ऐसे प्रस्तुत करे कि श्रोता उसको समझने के लिए ध्यान लगाए और उस चीज़ को समझने में क्या कहें, उस चीज़ को समझने के लिए वह ध्यान तन मन से वह उसमें जुड़ जाए, उस विषय में जुड़ जाए। ये विषय की प्रभाव उत्पादकता होती है जो शैली के माध्यम से स्पष्ट होती है। शिष्टता, शिष्टता का तात्पर्य शिष्ट और अशिष्ट। आप लोगों ने देखा होगा किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं अरे ये व्यक्ति तो बड़ा शालीन है, और किसी व्यक्ति को बोलते हैं अरे कितना अभद्र व्यवहार कर रहा है। तो शिष्टता का तात्पर्य यही है कि जब हम किसी विषय पर बात कर रहे हैं तो हमें शिष्ट आचरण करना चाहिए। शिष्ट का तात्पर्य सदाचार, सदाचार का हमको पालन करना चाहिए, वही शिष्टता है। लय, लय का तात्पर्य विराम चिन्ह से है। जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो वह लयबद्ध होती है और उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। और यदि हम सपाट तरीके से यदि पढ़ देते हैं, उसके भाव और विचारों से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो क्या वह जो शैली जिस विषय पे बात हो रही है क्या वो प्रभावोत्पादक होगी? नहीं होगी। इसलिए लय का हमको विशेष ध्यान रखना होगा। तो ये शैली के तत्व थे। कथन की प्रमुख शैलियाँ हैं व्याख्यापरक शैली, विवरणात्मक शैली, मूल्यांकन परक शैली और विचारात्मक शैली। तो व्याख्यापरक शैली एक नाम से ही स्पष्ट है। व्याख्या का तात्पर्य होता है विद्वान हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने सूत्र रूप में अपनी बात को कही है, सूत्र रूप में अपनी बात को कहकर वे चले गए हैं, उसको जो पाठक हैं, जितने लोग उन चीज़ों को पढ़ते हैं उन चीज़ों की अलग अलग व्याख्या होती है। तो यह व्याख्या परक शैली है। जैसे हिंदी भाषा में सूत्र आप लोगों ने देखा होगा, सत्यमेव जयते एक सूत्र है ना, एक सूक्ति है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। तो सत्य की विजय होती है, यदि हम इस बात को स्पष्ट करना चाहें, उसकी व्याख्या करना चाहें तो हमको एक उदाहरण देना होगा। उदाहरण हम ऐसे दें कि उसमें बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग न हो, वाक्य सरल हो, वाक्य में बहुत अधिक अथवा या फिर यद्यपि, किंतु, परंतु इन शब्दों से हमको बचना चाहिए। तो सत्यमेव जयते आप लोग जानते हैं इसकी व्याख्या क्या हो सकती है। जैसे उदाहरण यदि हम व्याख्या परक शैली में यदि हम सत्यमेव जयते का उदाहरण प्रस्तुत करें तो आप लोग वो कहानी तो जानते होंगे जिसमें बहुला माँ जो होती है, गाय जो होती है, वह अपने बछड़े को दूध पिलाकर फिर वह वापस जंगल में चली जाती है शेर का निवाला बनने के लिए, शेर का भोजन बनने के लिए। और शेर गाय की परीक्षा लेता है और उसको अंत में वरदान देकर छोड़ देता है। तो जो गाय की जो परीक्षा है वह शेर लेता है और गाय अंत में अपने और अपने बछड़े की जान को बचा लेती है। तो यह है सत्यमेव जयते कि किस प्रकार एक गाय ने अपनी सत्यता के बल पर अपने व अपने बछड़े की जान बचाई। विवरणात्मक शैली, विवरण नाम से ही स्पष्ट है। विवरण का तात्पर्य होता है किसी घटना का, किसी दुर्घटना का, किसी समारोह का यथावत वर्णन करना ही विवरणात्मक शैली होती है, जिसमें वक्ता जो है अपनी ओर से न तो कोई बात घटा सकता है और न ही कोई बात बढ़ा सकता है। जो जैसा है उसे उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मैं अपने यहाँ महाविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रायः जो राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए हैं उन बच्चों को जब वे कोई काम करते हैं क्षमा चाहती हूँ, विवरणात्मक शैली में मैं जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के साथ मुझसे जब जुड़े हैं तो जब बच्चे का कोई काम करते हैं तो मैं उनको बाकायदा हर बच्चों को ये कहती हूँ कि देखो बेटा, आपने जो काम किया है उसको आप एक एक पेज में आप लिख कर मेरे पास
कीजिए। परंतु क्या है, अब विद्यार्थी जो हैं वो बहुत सामान्य बात कहकर उसे टाल देते हैं। तो जो विद्यार्थी इस प्रकार के प्रतिवेदन तैयार करता है, जो जैसा काम जिस समय किया है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना। तो इसका प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं, जैसे समाचार में आप लोग सुनते होंगे, दूरदर्शन के समाचार, रेडियो के समाचार और दैनिक समाचार पत्रों में जो खबरें प्रकाशित होती हैं वो विवरणात्मक शैली के अंतर्गत आती हैं। तो विवरणात्मक शैली की जो विशेषता है वो विशेषता यही है कि जो वक्ता होता है वह तटस्थ होना चाहिए, इसमें उसको अपनी रुचि वहाँ पर शामिल नहीं करना चाहिए। यदि प्रादेशिक समाचार है तो प्रादेशिक समाचार में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप राष्ट्रीय स्तर का समाचार बना रहे हैं तो उसमें प्रादेशिक भाषा के शब्दों का चयन करने से हमको बचना चाहिए। और विवरणात्मक शैली में हम यथावत बात तो कर रहे हैं, जो जैसा है उसको उसी रूप में प्रस्तुत तो कर रहे हैं, परंतु हमारी शैली रोचक और आकर्षक भी होनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है मूल्यांकन परक शैली। मूल्यांकन परक शैली का प्रयोग वहाँ पर होता है, आप लोगों ने देखा होगा दैनिक जीवन में प्रत्येक काम का हम एक मूल्यांकन करते हैं। यदि आप बाजार जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, तो सब्जी में भी यदि आप टमाटर खरीदते हैं तो उसको आप क्या करते हैं, बहुत मतलब एक छोटी सी चीज़ हम खरीद रहे हैं, 10 रुपए का चीज़ भी हम खरीद रहे हैं, तो उसको कई पसरे वाले से मिलकर तय करते हैं कि किसका टमाटर ताज़ा है, किसका टमाटर अच्छा दिख रहा है। फिर उसको हम एक एक टमाटर को गोल घुमा कर देखते हैं। यह मूल्यांकन परक शैली है। तो ये तो दैनिक जीवन की बात हुई। जब हम कथन शैली के रूप में मूल्यांकन परक शैली का उपयोग करते हैं, तब जैसे हम बात करें आज का हमारा जो दौर है जिसमें हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, तो मूल्यांकन परक शैली में अभी लॉकडाउन हुआ है चारों ओर, तो यहाँ पर कुछ व्यक्ति जो हैं वो लॉकडाउन को सही मानते हैं, कुछ व्यक्ति जो हैं वो लॉकडाउन को गलत मानते हैं। तो ये मूल्यांकन है, किसी परिस्थिति को हम अपनी बुद्धि से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और फिर उसको उस रूप में प्रस्तुत करते हैं, वह मूल्यांकन परक शैली है। आप लोगों ने दीपक चौरसिया का नाम सुना होगा, टीवी वाचक हैं वो। तो वे जब भी मुद्दा उठाते हैं, राष्ट्रीय स्तर के किसी बड़े मुद्दे की जब वे बात करते हैं और उस मुद्दे पर वे बहुत सारे वक्ता से उनकी राय लेते हैं, तो ये राय लेना क्या है, मूल्यांकन परक शैली है कि किसी मुद्दे को लेकर कौन व्यक्ति क्या कहना चाहता है। इसके बाद आता है विचारात्मक शैली। विचारात्मक शैली का तात्पर्य होता है विमर्श प्रस्तुत करना। किसी विषय को लेकर हम जब अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं तो वह विचारात्मक शैली होता है, अपने विचार प्रस्तुत करना। मूल्यांकन परक शैली में क्या, मूल्यांकन परक और विचारात्मक शैली में एक अंतर यह है, मूल्यांकन परक शैली में हम अपनी बात उचित है या अनुचित यह कहते हैं, और विचारात्मक शैली में मेरे विचार से ऐसा होना चाहिए। या बहुत सारे जो लोग हैं वो जब चर्चा परिचर्चा की बात होती है, विमर्श किया जाता है किसी विषय पर, तब वहाँ पर विचारात्मक शैली होती है। जैसे अभी महामारी का जो कोरोना काल है, कोरोना काल में डॉक्टर विमर्श करते हैं कि इस बीमारी का क्या सटीक इलाज हो सकता है, क्या इसकी चिकित्सा हो सकती है। और उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे मैसेज हमारे बीच पोस्ट किए जाते हैं जिससे हम उस महामारी से बच सकें। तो यह लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, तो यह विचारात्मक शैली है। तो यहाँ पर हम देखते हैं व्याख्या परक शैली, विवरणात्मक शैली, मूल्यांकन परक शैली और विचारात्मक, ये 4 प्रकार की प्रमुख शैलियाँ हैं और इसके माध्यम से